नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल के पिपरा विधानसभा क्षेत्र में और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये है आरजेडी यानी कि महागठबंधन के प्रत्याशी विश्व मोहन कुमार जी का आवास। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरजेडी के यंग डायनेमिक प्रवक्ता प्रशांत मंडल जी, जो आरजेडी के पिपरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी विश्व मोहन कुमार जी के संबंधी हैं, उनके दामाद हैं और अपने ससुर जी के प्रचार अभियान में यहाँ आए हुए हैं। और इस खास मौके पर हम बात करते हैं प्रशांत मंडल जी से। प्रशांत जी, रैड नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, और रैड नेटवर्क देखने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। ये बताइए प्रशांत जी कि जो पहले बात करें पूरे सुपौल की, तो सुपौल में आरजेडी कितने सीटों पर परचम फहराने वाली है? देखिए, सुपौल जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पिपरा हो गया आपका, सुपौल है, त्रिवेणीगंज है, छातापुर है और निर्मली है। तो जहाँ तक इस बार की तैयारी है और जिस प्रकार का माहौल है, जनता ने जो मूड बना रखा है, हमारे नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी के प्रति जिस प्रकार लोगों के मन में उत्साह है, खास तौर पर युवाओं में, युवतियों में, जिस रूप से उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है, अलग अलग जगह पर वो जनसभा उनकी चालू हो चुकी है चुनाव को लेकर। हमें लगता है 5 में से 5 विधानसभा हम सुपौल में जीतने वाले हैं इस बार। बात करें पिपरा विधानसभा क्षेत्र की, तो पिपरा में विश्व मोहन जी की अपनी पहचान है और महागठबंधन में आ जाने के बाद तो स्थिति जो हमने आकलन किया है बिल्कुल इनके पक्ष में। एक तरह से कहें, हमें शायद ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि मतलब एक तरफा हो गया है चुनाव। क्या आपको भी ऐसा लगता है? विश्व मोहन जी का पारिवारिक पृष्ठभूमि शुरू से राजनीतिक रहा है। इनके पिता स्वर्गीय जगदीश मंडल जी यहाँ के कद्दावर नेता रहे हैं, संघर्षशील नेता रहे हैं, समाजवादी नेता रहे हैं। विश्व मोहन जी स्वयं 1995 में पहली बार विधायक बने थे। पहले पिपरा विधानसभा नहीं हुआ करता था, पहले त्रिवेणीगंज विधानसभा था। 2010 के परिसीमन में पिपरा विधानसभा बना है। विश्व मोहन जी यहाँ के लोकल हैं, कोसी के बेटे हैं, पिपरा के अपने बेटे हैं, पुराने हैं, टेस्टेड हैं। जनता ने इनको पहले भी बहुत बार अपना आशीर्वाद दिया है। सुपौल से सांसद भी रह चुके हैं, 2009 से 14 के टर्म में ये सांसद थे सुपौल के। यहाँ पर लड़ाई जीत की नहीं हो रही है, यहाँ पर हार जीत की बात ही नहीं हो रही है पिपरा विधानसभा में इस बार यहाँ पर लड़ाई 2 ध्रुव की है, उस पर मैं बाद में विस्तार से चर्चा करूंगा। और यहाँ पर लड़ाई पिपरा विधानसभा की खासतौर पर अगर बात करें तो कितने मतों से यहाँ की जनता इस बार इनको जीत की माला पहनाती है, विजय बनाती है, चर्चा इस बात पर ज़्यादा है इस बार। तो हम आपको बता दें कि सुपौल के 42 विधानसभा क्षेत्र जो है वो है पिपरा, और पिपरा के जो प्रत्याशी हैं विश्व मोहन कुमार जी, इनके बारे में, इनकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें बुला करके आरजेडी का टिकट थमाया है। इससे आप उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे ही इस वजह से ही हमने अभी पहले के सवाल में ये बात कही थी कि मुकाबला एक तरफा हो चुका है। ये बताएं कि आप इनको मदद करने आए हैं, आप इनके चुनाव में प्रचार में हैं। ये बताएं कि जो इनके प्रतिद्वंदी हैं वो भी जीत के दावे कर रहे हैं और पहले दोनों साथ थे, तो क्या कहेंगे इस पे आप? यहाँ पर इनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो जदयू से खड़े हैं, जदयू के उम्मीदवार हैं, रामविलास कामत उनका नाम है, जदयू के सुपौल के जिलाध्यक्ष हैं वो। उनके बारे में सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, देखिए, जो चुनावी माहौल होता है, जब विधानसभा की बात होती है तो यहाँ पर लोकल का फैक्टर बहुत मायने रखता है कि आपका घर इस विधानसभा में पड़ता है या नहीं पड़ता है, या आप बाहरी उम्मीदवार हैं।
तो जहाँ तक बात रामविलास कामत जी की है, तो सुपौल जिला के तो निवासी हैं, लेकिन पिपरा विधानसभा के निवासी वो नहीं हैं। उनका अपना घर सुपौल विधानसभा में पड़ता है और विश्वमोहन बाबू पिपरा विधानसभा के वासी हैं, यहाँ के बेटे हैं। इनका पूरा परिवार हमेशा यहाँ पे सुख दुख में रहा है। अगर सत्ता में रहे हैं, पावर में रहें तब भी रहे हैं, अगर सत्ता में नहीं रही है, जनता का आशीर्वाद नहीं मिला है, किसी पद पर नहीं रहे हैं, फिर भी हमेशा यहीं रहे हैं। तो अब चुनाव लड़ रहा है कोई, तो अपनी बातों को तो दमखम से रखेगा ही। आप भी पूरे विधानसभा में घूम रहे हैं, माहौल का जायज़ा ले ही रहे होंगे। यहाँ पर लड़ाई में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ पर लड़ाई 1 नंबर या 2 नंबर की या जीत या हार की नहीं है। यहाँ पर लड़ाई और यहाँ पर बात, यहाँ की जनता जो बात कर रही है कि विश्वमोहन बाबू को कितने भारी से भारी मतों से और कितने मार्जिन से हम जिता कर यहाँ से भेज रहे हैं विधानसभा, चर्चा इस विषय पर हो रही है। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जिस तरह के इस चुनाव में एग्रेशन दिखा रहे हैं, खास करके यूथ जो है उनके साथ बड़ी संख्या में कनेक्ट हो रहा है, क्या लगता है जिस तरह से आप लोग तो दावा कर ही रहे हैं कि मतलब हमारी सरकार बनेगी, आरजेडी की सरकार बनेगी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार लगातार हमलावर हैं और वो लालू और राबड़ी यादव के 15 साल की बात बार बार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर आप इन्हें चुनेंगे तो आपको फिर अपहरण उद्योग, जंगल राज का सामना करना पड़ेगा। देखिए, नीतीश जी 15 साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार चल रही है। एक तरह से अगर इनको मैं स्पष्ट रूप से आज कह दूं आपको, 2005 से मुख्यमंत्री हैं ये। 2013 में इनका मोह भंग हो गया था। इनकी महत्वाकांक्षा इनके ऊपर हावी हो गई थी, कुछ और करने की ये सोचने लगे थे। उसी चक्कर में अपने गठबंधन के साथ, जिनके साथ ये लगभग 17-18 साल से थे, उनके साथ गठबंधन को तोड़कर अपनी एक अलग राजनीति, अपनी एक अलग महत्वाकांक्षा के पीछे ये भागने लगे थे। अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहे हैं शुरू से। 15 साल बहुत समय था इनके पास करने को। जिस प्रकार युवाओं में रोष है, जिस प्रकार अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीआरबी का डाटा कहता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बिहार जैसे सामाजिक रूप से जागृत प्रदेश में 4 से 6 घंटे में एक बलात्कार जैसी जघन्य घटना हो रही, अपराध हो रहा है। पटना की बात करें तो देश की जितनी भी राजधानी है उसमें पटना मर्डर में नंबर 1 पर है। जहाँ पर हत्याएं होती हैं उसमें पटना नंबर 1 पर है। बेरोजगारी दर 46.6% है बिहार में। इसका मतलब वह लगभग 6.5 से 7 करोड़ आबादी यहाँ पर बेरोजगार है, पलायन के लिए मजबूर है। कोरोना के काल में आपने देखा होगा 42 लाख से ज़्यादा श्रमवीर हमारे जो दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए नंगे पांव उस गर्मी के मौसम में इनको आना पड़ा अपने अपने घर। उद्योग धंधों की अगर आप बात कीजिए, लालू जी ने रेल मंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल में जितने रेल के कारखाने लगवाए यहाँ पर, उसके अलावा अगर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष सुशासन बाबू, जो उनको कहलवाना पसंद है, अगर एक भी किसी उद्योग या कारखाने का अगर नाम ले लें, बता दें कि ये कारखाना उनके कार्यकाल में खुला और अभी कार्यरत है, चालू प्रक्रिया में है, तब मैं उनसे फिर इस बारे में भी बात करूंगा। शिक्षा का आप क्षेत्र देखिए, 2,37,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद अभी खाली हैं यहाँ पर। आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री जो 3 साल में पूरी होनी चाहिए थे, 5 साल 6 साल में पूरी होती है। स्वास्थ्य का हाल देखिएगा, कोरोना के टाइम में क्या हुआ किसी से नहीं छुपा हुआ है। आप 6 महीने में वेंटिलेटर की संख्या नहीं बढ़ा सके बिहार में। आप अगर भवन निर्माण को ही विकास का, सड़क निर्माण को, नली गली के निर्माण को ही अगर विकास का पैमाना मानते हैं, मापदंड मानते हैं, तो माफ़ कीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके अस्पतालों में रुई सुई के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक छोटी से छोटी दवा भी अगर आप खोजिएगा तो आपको बाहर की दुकान में जाकर, केमिस्ट शॉप से जाकर लेना पड़ रहा है। तो इन सब को देखते हुए बिहार की जनता 15 साल से आपको देख रही है, आपको मौका दे रही है।
किसी भी अपेक्षाओं पर, किसी भी आकांक्षाओं पर, उनके किसी भी जो भी एक सरकार से लोगों को अपेक्षा होती है, जो चाहता है कि सरकार उनको मदद पहुंचाए, ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसे कोई भी कार्य पिछले 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाए हैं जिस पर वह गर्व से कह सकें कि ये मैंने किया है और मैं इन मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा। इन्होंने, इनकी लकीर इतनी बड़ी नहीं हो पाई, अपनी लकीर इन्होंने इतनी बड़ी नहीं खींच पाई है कि उस मुद्दों पर और उन बातों की चर्चा करके वो चुनाव लड़े। इसलिए ये 15 साल वर्सेस 15 साल की बात कर रहे हैं। इस राज्य का युवा बड़ा हो चुका है, अपने लिए रोजगार की तलाश कर रहा है, स्वास्थ्य की तलाश कर रहा है, सुरक्षा की तलाश कर रहा है, अपने लिए अच्छे रहन सहन की जो व्यवस्था होती है उसकी तलाश कर रहा है। 15 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी उसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। आपने अपने 15 साल के कार्यकाल में क्या किया उस पर आपकी परीक्षा होगी, उसकी कसौटी पर आपको कसा जाएगा, जिस पर आप बुरी तरह से फेल हैं। इसलिए जिस प्रकार माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की सभाओं में भीड़ आ रही है और खासकर पर युवाओं की भीड़ आ रही है, उनमें एक नेता प्रतिपक्ष के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण आया है। जिस प्रकार वो उनसे जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस प्रमुखता से उठा रहे हैं, जिस मजबूती से उठा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये लड़का नया है, नीति इसकी स्पष्ट है, ऊर्जावान है, इसके पास आइडियाज़ हैं, करने की क्षमता है, अपने विजन को स्पष्ट रूप से सबके सामने रख रहा है। तो लोगों का जुड़ाव, लोगों का झुकाव स्वाभाविक रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की ओर जा रहा है। नीतीश जी से उब चुके हैं, नीतीश जी खुद भी उब चुके हैं। अब मेरी भी सलाह होगी, नए आइडियाज़ आ नहीं रहे सर आपके पास, युवा को आगे बढ़ने दीजिए। रास्ते का जो बोला जाता है, रास्ते का पत्थर मत बनिए, नहीं तो बिहार की जनता ने मूड बना लिया है, इस पत्थर को इस बार हटा देगी और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का इस बार मुख्यमंत्री बनना तय है। तेजस्वी तय है, आरजेडी का स्लोगन भी है और तेजस्वी भवा बिहार जैसा कि आरजेडी ने टैगलाइन दिया है, अपना स्लोगन दिया है। हम आपको बता दें कि प्रशांत मंडल जी न सिर्फ आरजेडी के प्रवक्ता हैं बल्कि प्रदेश महासचिव हैं, 2 पद होल्ड करते हैं। आपने पलायन की बात की, आपने रोजगार की बात की, तो बिहार में सुपौल वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि पलायन होता है। अभी लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा अगर कोई अफेक्टेड था तो सुपौल के में जनता थी, जो बाहर में उनके परिजन फंसे थे, वो लोग थे। वो लोग लॉकडाउन में पैदल चल के या जैसे भी आए अब एक बार सुन रहे हैं कि फिर वो जाने को मजबूर हैं। और ये जो है, अगर वो जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि इसका जो है असर वोटिंग पर भी पड़ेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम यहीं पे उद्योग लगाएंगे, यहीं पे रोजगार देंगे, लेकिन जब जा रहे हैं लोग तो इसका मतलब यही है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें रोजगार मुहैया नहीं कराया, लिहाजा लोग जाने को मजबूर हैं। देखिए, 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस चुनाव में उन्होंने इन्हीं मुद्दों को उठाया था कि बिहार से और ख़ास तौर पर मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल का जो एरिया पड़ता है, क्षेत्र एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से पलायन बहुत बड़ी समस्या रही है, शुरू से रही है। तो इन्हीं मुद्दों को उठाकर कि मैं पलायन रोकूंगा, आपको आपके ही ज़िले में, आपके ही गांव में, आपके ही कस्बे में मैं रोज़गार की व्यवस्था करूंगा। तो इन्हीं सब वादों पर लोगों ने भरोसा किया था और उन्हें इतना लंबा समय दिया। 15 साल का शासनकाल बहुत लंबा होता है। आंकड़ों की बाजीगरी इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोरोना वैश्विक महामारी है, सब लोग, पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, भारत में भी इसका असर पड़ा। लेकिन एक जो आंकड़ों की बाजीगरी हमारे राज्य में चल रही थी और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही थी, कोरोना की समस्या ने, कोरोना काल ने इसको एक तरह से कलई खोल कर रख दी, उनकी वास्तविक स्थिति को उजागर कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, 42 लाख लोग, ये आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, 42 लाख लोग पलायन करके आते हैं। तो मैं इन दावों को नहीं झुठला रहा हूँ, इन आंकड़ों को नहीं झुठला रहा हूँ, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में, आम व्यवहार में जो बात होती है, आप समझ सकते हैं अगर सरकारी आंकड़ा 42 लाख का है तो कितने लोग आने को मजबूर हुए होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। तो 15 साल में आप रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं कर सके। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी एक बहुत फेमस वक्तव्य है संसद में, मनरेगा के विषय में उन्होंने कहा था, कोरोना के काल में जितने भी लोग आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन्हें मनरेगा के माध्यम से ही रोजगार देने की बात कही थी। आप सोच लीजिए, एक आदमी, डबल इंजन की सरकार है, वो मनरेगा का उपहास उड़ाता है, और आज के डेट में कोरोना के समय में वही मनरेगा आपकी प्रतिष्ठा बचाने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुआ। अलग बात है कि आप मनरेगा में भी नहीं दे पाए उन लोगों को नौकरी, जो 100 दिन की जो रोजगार गारंटी है वो भी आप उन लोगों को नहीं दे पाए। लोग यही मन बनाकर आए थे इस बार कि इतनी ज़्यादा परेशानी हुई है हमें, जहाँ पर हम रहते थे, जिस जगह रहते थे, कारखाने में काम करते थे, इतनी मुश्किलों को उठाकर हम वापस लौटे हैं, तो हम अपने गांव में, अपने कस्बे में ही कुछ काम करेंगे। 15 साल से पेपर में पढ़ते होंगे, बहुत कुछ देखते होंगे टीवी पर, विज्ञापनी सरकार तो रही है, हमारी सरकार विज्ञापनी ही सरकार है, तो उनको लगता होगा रोजगार की व्यवस्था है यहाँ पर। लेकिन जिस प्रकार 2 महीना 3 महीना रहने के बाद उन्होंने देखा यहाँ पर तो मनरेगा के माध्यम से भी हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो जहाँ पर वो कष्ट सहकर, जहाँ से वो बिल्कुल मुश्किल हालत में वापस लौटे थे, वापस उनको वहीं पर जाके काम करना पड़ रहा है। आपके एक लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आप कुछ भी स्थापित नहीं कर पाए 15 साल में। बाढ़ की समस्या सुपौल में वैसी बनी हुई है जैसे 15 साल पहले थी। रोज स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल वैसे ही है। भवन का निर्माण आप कर रहे हैं, डॉक्टर हैं नहीं, नर्सेज हैं नहीं। आप अगर WHO का मानक देखिएगा तो वो कहता है 1000 पेशेंट पे 1 डॉक्टर होना चाहिए। आपको बिहार का पता है 17,000 पेशेंट पे 1 डॉक्टर है। 17,000 पेशेंट पे 1 डॉक्टर। क्या स्थिति है, क्या स्थिति इन्होंने बना कर रखी है, आप देख लीजिए। जनता पूरी तरह से त्रस्त है। जो भी मोह, जो भी लगाव नीतीश बाबू के प्रति जनता का रहा है, इतने दिनों तक था, सब समाप्त हो चुका है। इनकी कलई पूरी तरह से खुल चुकी है। कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य व्यवस्था, परीक्षाओं के दौरान शिक्षा व्यवस्था, श्रमवीरों को बाहर से लाने की बात हुई, कोटा से छात्राओं को लाने की बात हुई, तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास क्या है, परिवहन व्यवस्था क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था क्या है, सब कुछ की कलई इस बार खुल चुकी है। और जिस प्रकार इनके विधायकों का इनके विधानसभा क्षेत्रों में जनता स्वागत कर रही है और खदेड़ कर भगा रही है, इससे स्पष्ट है इस बार ये बिल नहीं आ रहे हैं और जनता बदलाव के मूड में है। योगेश जी, इस बार जनता बदलाव के मूड में है। आखिरी सवाल, जिस तरह से सुपौल के पास ही है मधेपुरा, सुपौल एक ऐसा क्षेत्र है जहां से रंजीत रंजन सांसद रह चुकी हैं, पप्पू यादव की पत्नी, और पप्पू जी खुद इस बार भले ही लोकसभा का चुनाव हार गए हों, लेकिन कहा जा रहा है कि वो विधानसभा का भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी अलग पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, और वो खुद चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। क्या लगता है कि पप्पू यादव इस चुनाव में कोई फैक्टर हैं? देखिए, स्वतंत्र देश है, सबके अपने मौलिक अधिकार हैं। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना सबका अपना अधिकार है। मैं भी लड़ सकता हूं, पप्पू जी भी लड़ रहे हैं, 2015 में भी लड़े थे। किस रूप में लड़े थे प्रदेश की जनता जानती है, खासतौर पर सुपौल, मधेपुरा और कोसी सीमांचल की जनता तो बिल्कुल अच्छे से जानती है किस रूप में लड़े थे, किसके लिए लड़े थे, किसके लिए काम कर रहे थे। पप्पू जी मीडिया की नज़रों में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नज़रों में फैक्टर हो सकते हैं। प्रदेश की जनता, खासतौर पर सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, पुराना इतिहास रहा है पप्पू जी का, बहुत बार उनको जनता ने आशीर्वाद दिया है। लेकिन जैसा आपने बताया, लोकसभा चुनाव उन्होंने मधेपुरा से लड़ा 2019 में। जहाँ तक मेरी जानकारी है 98,000 मत आए हैं उनको। पप्पू जी कोई फैक्टर नहीं है, लड़ने दीजिए चुनाव। जनता पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है, तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल तैयार है। जितनी पार्टियां, हमारी विपक्षी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, जितनी भी अपनी बी टीम, सी टीम, डी टीम, कुछ भी उतार ले, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है।
एकदम तय मानकर चलिए। आप 10 नवंबर का इंतज़ार कीजिए, हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आपका इशारा क्या है? आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव बोटकटवा हैं और किसी के इशारे पे अपना पार्टी चला रहे हैं। देखिए, इन शब्दों का प्रयोग तो मैं नहीं करूंगा। हालांकि एक वर्तमान सांसद जिनकी पार्टी के 6 सांसद हैं, उनके बारे में भी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया। मैं चिराग पासवान जी की बात कर रहा हूं और लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर रहा हूं। वोट कटवा मैं नहीं कहूँगा। सबको अधिकार है जनता के समक्ष जाने का, अपने विचारों को रखने का, अपने नीति को, अपने सिद्धांतों को रखने का। आप वोटिंग परसेंटेज देखिएगा चुनाव के बाद 10 नवंबर को, और आप तय कर लीजिएगा कि वोट कटवा थे या बी सी डी ई एफ किस टीम के रूप में वो काम कर रहे थे, ये आप तय कर लीजिएगा। रैड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच योगेश जी। तो प्रशांत मंडल बहुत ही सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं। भले वो पप्पू यादव को वोट कटवा नहीं कर रहे हों, लेकिन हम क्षेत्र में घूम रहे हैं और क्षेत्र की जो जनता है वो उन्हें इन्हीं शब्दों से नवाज रही है। और जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि इस बार के चुनाव में ये देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और तेजस्वी यादव को जो युवा वर्ग है वो हाथों हाथ ले रहा है और कहीं ना कहीं उनके विचारधारा, उनकी सोच और उनके वादों पर भरोसा कर रहा है और कह रहा है कि एक बार आजमाने में क्या है। शायद इसीलिए आरजेडी कह रही है और प्रशांत मंडल कह रहे हैं इस बार तेजस्वी तय है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पिपरा, सुपौल।